आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश संसद। क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, इसलिए वहाँ पर संसद एक सर्वोच्च संप्रभुता मानी जाती है। ब्रिटिश संसद का अर्थ होता है सम्राट सहित दो सदनों का होना, यानी लोक सदन और लॉर्ड सभा। इसमें हमें बताना है कि लोक सदन ब्रिटिश का प्रथम सदन है और लॉर्ड सभा उसका द्वितीय सदन है। ऐतिहासिक दृष्टि से लॉर्ड सभा इन दोनों सदनों में सबसे पुरानी है। अब देखेंगे इसकी हम रचना। इसमें बताना है कि लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अधिकतर सदस्य चुनने का प्रमुख आधार वंशगत ही होता है। अब देखेंगे इसकी संख्या का अनुमान। इसे बताना है कि समय समय पर इसके सदस्यों की संख्या में परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 1084 है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि 2005 के बाद, यानी एक्ट पारित हुआ था संवैधानिक सुधार कानून 2005 में। उसके बाद ये बताया गया है कि अब लॉर्ड सभा में केवल 3 प्रकार के सदस्य ही शामिल होंगे, यानी 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। इसमें पहली श्रेणी है आध्यात्मिक लॉर्ड। इसमें हमें बताना है कि इन लॉर्डों की संख्या या आध्यात्मिक लॉर्डों की संख्या 26 है, जो कि निश्चित रहती है। ये जो लॉर्ड हैं ये चर्च के प्रतिनिधि ही होते हैं। दूसरा है इसमें वंशगत या पैतृक पियर। इसमें बताना है दिसंबर 1990 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशगत पियरों की 3 श्रेणियां हैं। पहली है दलीय साथी पियरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य। दूसरा है पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। और तीसरा है राजघराने के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने वाले सदस्य। तीसरी श्रेणी है इसकी आजीवन पियर्स। इसमें बताना है कि 1958 के आजीवन पियर्स एक्ट में सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पियर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। एक्ट में आजीवन पियरों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। सम्राट सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्त्री पुरुषों को आजीवन पियर नियुक्त कर सकता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसका अधिवेशन कैसे और कहाँ होता है। तो इसमें बताना है कि लॉर्ड सभा वेस्टमिंस्टर स्थित अपने वैभवशाली भवन में एकत्रित होती है और इसका अधिवेशन लोक सदन के अधिवेशन के साथ साथ ही चलता है। इसकी बैठकें मंगल, बुध और गुरुवार को होती हैं और कभी कभी सोमवार को भी हो जाती हैं। बैठकें साधारणतः 1 से 2 घंटे चलती हैं और इनमें भी उपस्थित कम ही रहती है। इसकी जो बैठक की गणपूर्ति है वो 3 सदस्यों की उपस्थिति मानी जाती है, परंतु किसी विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 30 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं उनको कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं और शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं। तो पहली है इसमें कि लॉर्ड सभा के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है और सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा है इसमें संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी भी नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा है लॉर्ड सभा के सदस्यों को ये अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं और ये अधिकार लोक सदन को प्राप्त नहीं है। चौथा है इसमें लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि यदि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत ना हों तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी प्रक्रिया में उसको छपवा भी या पत्रिका में छपवा भी सकते हैं। अगला है इसमें पियर बनाने वाले विधेयक केवल लॉर्ड सभा में ही पेश किए जाते हैं, लोक सदन में नहीं। नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड सभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
अगला है कॉमन सभा यानी लोक सदन द्वारा चलाए हुए महाभियोगों की लॉर्ड सभा जांच भी करती है। और लास्ट है इसमें कॉमन सभा यानी कि लोक सदन के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो, परंतु लॉर्ड सभा को सदस्यों को ये अधिकार है कि वो अधिवेशन के बाद भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा लॉर्ड सभा। इसका जो दूसरा सदन है अब उसका भी अध्ययन करेंगे, लोक सदन, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इसमें बताना है कि लोक सदन दुनिया की प्राचीनतम प्रतिनिधि सभा है, यानी दुनिया में सबसे पहले प्रतिनिधि सभा के रूप में आने वाली पहली सभा ब्रिटेन की है, जिसका नाम है लोक सदन। अब देखें हम इसकी रचना। इसमें हमें बताना है कि लोक सदन की सदस्य संख्या समय के अनुसार परिवर्तित या बदलती रहती है और वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 659 यानी 659 है। इसमें बताना है कि इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो पहले यहाँ पर 21 वर्ष के व्यक्तियों को मत देने का अधिकार था, लेकिन 1969 के अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर नारी को मत देने का अधिकार ब्रिटेन में प्राप्त हो गया है। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि 1948 से पहले ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अब हम देखेंगे इसमें सदस्यों की योग्यताएं, यानी लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए कि योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो उसमें पहली है कि वो ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। मतदाताओं की सूची में उसका नाम भी शामिल होना चाहिए और वह देश की प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो ये थे इसके योग्यताएं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कार्यकाल कितना है। तो जैसे भारत का संसद कार्यकाल 5 वर्ष है लोकसभा का, ऐसे ही वहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वहाँ के कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के काल में किया गया था। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा लोकसभा को 5 वर्ष पहले से भंग किया जा सकता है। यानी इसका अर्थ यह है कि इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और कार्यकाल कम भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके अधिवेशन के बारे में बताएंगे। तो इसमें बताना है कि सदन की बैठकें सप्ताह के प्रथम 4 दिन सोमवार से गुरुवार तक 2:45 बजे दोपहर के बाद आरंभ होती हैं। शुक्रवार निजी प्रस्तावों और याचिकाओं के लिए सुरक्षित होता है और इस दिन दोपहर के पूर्व 11 बजे सदन की बैठक होती है। सप्ताह के प्रथम 4 दिन दोपहर से पूर्व का समय समितियों के कार्य के लिए रखा जाता है और इसकी गढ़ पूर्ति 40 सदस्य है, यानी लोकसभा की कार्रवाई के लिए 40 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष का। तो इसमें बताना है कि इंग्लैंड के लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और उसका चुनाव प्राय सर्वसम्मति से ही किया जाता है। इसमें हमें जानना है कि अध्यक्ष किस तरह से कार्य करता है या उसके पास क्या शक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि इंग्लैंड के स्पीकर को लोकसभा का सभापति कहा जाता है। वो वाद विवाद का संचालन करता है, वाद विवाद को सीमित भी करता है। सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य अध्यक्ष का ही या स्पीकर का होता है और वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार भी स्पीकर के पास ही है। अर्थात कौन सा विधेयक साधारण है और कौन सा वित्त विधेयक है, इसको बताने का कार्य भी अध्यक्ष का या स्पीकर का ही होता है। इसके बाद है इसमें निर्णायक मत देने का अधिकार, यानी कास्टिंग वोट, यानी जब कोई चुनाव हो रहा होता है और टाई हो जाता है, यानी मत एक बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के स्पीकर को मत डालने का अधिकार होता है, अन्यथा उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब बताना है कि सदन के विशाल रक्षक, जो सदन के सदस्यों को अधिकार प्राप्त हैं, उनकी रक्षा करने का काम भी अध्यक्ष या स्पीकर ही करता है। और लास्ट में इसमें सदन का मुख्य प्रवक्ता, यानी सदन में जो भी सूचना देनी होती है,
जो भी कार्रवाई होती है उसकी सारी जानकारियाँ वहाँ का स्पीकर ही देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस लोक सदन के पास कौन कौन से कार्य और शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों का अध्ययन भी हम 3 तरह से करेंगे, एक वित्तीय शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्तियाँ और तीसरी कार्यपालिका शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी विधायी शक्तियाँ या विधायी कार्य। इसमें हमें बताना है कि लोक सदन द्वारा जब किसी विधेयक को पारित कर लोकसभा के पास भेजा जाता है और लोकसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो लोक सदन द्वारा ये विधेयक दोबारा पारित किया जा सकता है। और यदि दूसरे वाचन की तिथि तथा दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में 1 वर्ष का समय हो चुका हो तो लोकसभा द्वारा पारित किए बिना ही इसे दोनों सदन द्वारा पारित समझा जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है उस विधेयक को लोकसभा केवल 1 वर्ष तक ही रोक सकती है, उसके बाद वो विधेयक स्वयं ही पारित माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास रही, लोक सदन के पास। लोकसभा केवल उसको 1 वर्ष तक रोक पाएगी। दूसरी शक्तियाँ हैं इसकी वित्तीय शक्तियाँ। इसमें बताना है कि वित्तीय विधेयक लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जाता है। जैसे भारत के अंदर जो वित्तीय विधेयक है वो राज्यसभा में ना होकर लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ऐसे ही ब्रिटेन में जो वित्तीय विधेयक है वो लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके बाद बताना हमें कि लोक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद लोकसभा द्वारा 1 माह की अवधि तक वित्त विधेयक पर विचार करने का कार्य किया जाता है। यानी 1 माह की जब अवधि बीत जाएगी या समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद वो वित्त विधेयक बजट दोनों सदनों द्वारा पारित घोषित मान लिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार लोकसभा को साधारण बजट को 1 साल रोकने का अधिकार है तो वित्तीय विधेयक को वो केवल 1 महीने की ही रोक पाती है, अन्यथा वो वित्त विधेयक पारित माना जाता है। और लास्ट में है इसमें कार्यपालिका शक्तियाँ। हमें इसे बताना है कि इंग्लैंड में संसदात्मक प्रजातंत्र है और ब्रिटिश कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण लोक सदन का ही होता है, लोकसभा का नहीं होता है, क्योंकि जो लोक सदन है वो प्रतिनिधि सभा मानी जाती है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोक सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी होती है। लोक सदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं या पूछते हैं। वो उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव भी पारित करते हैं और इनके सबके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को पद से भंग या पद से हटाया भी जा सकता है। इसमें हमें बताना है कि लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकते हैं।